ये एक किसान की कहानी है जिसके पढ़े लिखे घमंडी बेटे बहू न तो उसकी इज्जत करते थे और न ही उसके काम में सहायता करते थे। आखिर दुखी होकर उसने ऐसा फैसला लिया कि बेटा और बहू कहीं के नहीं रहे। कहानी पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना है। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। एक कहानी लिखने में पूरा दिल लगता है, बदले में आपसे हम एक छोटा सा लाइक ही तो मांगते हैं। अगर पसंद न आए तो कृपया कहानी की कमी ज़रूर बताएं ताकि हम सुधार कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज़ सुबह आपके लिए ऐसी ही मनोरंजक कहानियाँ लेकर आता हूँ। बिशनपुर गांव में रामनाथ नाम का एक किसान रहता था। संतान के नाम पर रामनाथ के सिर्फ एक बेटा अजय था, एकलौता बेटा और 100 बीघा ज़मीन। अजय अभी पढ़ ही रहा था कि रिश्तों की लाइन लग गई। किसी तरह टालते टालते अजय ने ग्रेजुएशन पूरी कर ली। तभी अजय की मौसी एक रिश्ता लेकर आ गई। अजय आगे पढ़ने पर अड़ा था, पर मौसी ने कहा कि एक बार लड़की देख लो। इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। लड़की पसंद न आए तो चाहे इनकार कर देना। दिन निश्चित कर रामनाथ और अजय ने आशा को देखा। वाकई आशा हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। उसे देखते ही अजय मदहोश सा हो गया। उसे एक नज़र में ही आशा पसंद आ गई। अपनी जिद भूल उसने तुरंत हाँ कर दी। वहीं सगाई की कच्ची रस्म भी कर दी। अच्छा सा मुहूर्त देख दोनों की शादी हो गई। आशा के पिता सरकारी अधिकारी थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, अतः आशा खूब लाड प्यार और शहरी माहौल में पली थी। शादी में भी पिता ने अजय की पसंद की कार के साथ ही खूब दहेज दिया था। रामनाथ के पास ज़मीन जायदाद तो खूब थी, पर उसके परिवार का रहन सहन गाँव के अनुरूप बिल्कुल साधारण था। बहू अपने साथ दहेज में दैनिक उपयोग की हर आधुनिक चीज़ लेकर आई थी। शादी की पहली सुबह ही आशा ने घर सर पर उठा लिया, क्योंकि रामनाथ के घर में वेस्टर्न टॉयलेट नहीं था। रामनाथ ने हाथ जोड़कर किसी तरह उसे चुप कराया और कहा कि सिर्फ 10 दिन इसी से काम चला लो। 10 दिन में वेस्टर्न टॉयलेट और आधुनिक बाथरूम बन जाएगा। वहाँ से मामला शांत हुआ तो फिर रसोईघर देखकर भड़क गई। एक तरफ मिट्टी से बना चूल्हा था, दूसरी तरफ एक लकड़ी के पट्टे के ऊपर गैस रखी थी। आशा ने कहा कि उसके पिता ने दहेज में 4 बर्नर वाला गैस चूल्हा दिया है, उसे कहाँ लगाऊं? रामनाथ ने आधुनिक रसोईघर बनवाने का भी वादा कर उसे चुप किया तो फिर एक नई समस्या खड़ी हो गई। घर के बाहर गाय भैंस बंधी थी। आशा ने कहा कि कहाँ जानवरों के बीच फंस गई मैं। तुम लोग इस गोबर और मूत्र की बदबू में कैसे रहते हो? मैं तो इस बदबू में नहीं रह सकती। रामनाथ को बुरा तो बहुत लग रहा था, पर उसने सोचा बहू ने गांव का माहौल देखा नहीं है, शहरी माहौल में रही है, क्या फ़र्क पड़ता है। इसकी खुशी के लिए थोड़ा बहुत बदलाव हो जाए तो दिल पर पत्थर रख उसने गाय भैंसों को भी घर से थोड़ी दूरी पर खेत में शिफ्ट करवा दिया। करीब 10 दिन में 5-6 मिस्त्री लगाकर रामनाथ ने लेट बाथ और रसोई घर तैयार करवा दिए। लेकिन आशा की डिमांड और नखरे ख़त्म नहीं हुए। वो कभी रामनाथ के पहनावे पर मुंह बिगाड़ती तो कभी अजय की माँ की बनाई मोटी रोटियां खाने से इनकार कर देती। सास ससुर को अक्सर गंवार कह देती। बात बात पर दहेज में लाई अपनी चीज़ों की धौंस दिखाती। सास ससुर के कपड़े धोने से भी उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि इनके कपड़ों से गोबर और खाद की बदबू आती है। हर 2-3 दिन में वो अजय को लेकर शहर चली जाती, अनाप शनाप शॉपिंग कर लाती। दोनों समय
खाना भी होटल में ही खाती, अपने पिता की दी कार की चाबी भी अपने पास रखती। उसमें अजय और अपने सिवा किसी को पैर भी नहीं रखने देती। खेती के किसी काम में अजय को हाथ तक नहीं लगाने देती। घर की भैंसों के दूध में उसे बदबू आती, पैकिंग का दूध ही इस्तेमाल करती। उसकी हरकतों को लेकर रामनाथ ने एक दो बार अजय से शिकायत की, मगर उसके रंग रूप का दीवाना अजय आशा को ही सही बताता, उल्टा माता पिता पर ही गुस्सा करता। रामनाथ मन ही मन दुखी रहने लगा। एक दिन रामनाथ ने मिल में पहुंचाने को ट्रैक्टर में गन्ना लोड करवाया ही था कि अचानक उसके घुटने में तेज़ दर्द हो गया। उसने अजय से कहा कि घुटने के दर्द की वजह से वो ट्रैक्टर नहीं चला पाएगा, तुम ट्रैक्टर ले जाकर गन्ना मिल तक पहुंचा दो। अजय ने आशा की तरफ देखा। आशा ने तुरंत कहा कि आपके ट्रैक्टर में एसी नहीं है। अजय के लिए मेरे पापा ने एसी कार दे रखी है। अजय कोई गंवार नहीं जो ये बिना एसी का ट्रैक्टर लेकर जाएगा। ये कहकर आशा मुंह बिगाड़ कर अंदर चली गई। उसके पीछे ही अजय भी चला गया। रामनाथ और उसकी पत्नी दुखी मन से एक दूसरे को देखते रहे। रामनाथ ने फ़ोन कर किसी रिश्तेदार को बुलाया। उसके साथ ट्रैक्टर लेकर गन्ना पहुंचाने मिल गया। शाम को जब रामनाथ लौटा तो आते ही अजय को बुलाकर कहा कि फसल कट चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन तेरी माँ को तीर्थ करवा लाऊं। तुम दोनों से गाय भैंस का काम भी नहीं होगा, तो कल इन्हें बेच देता हूँ। अजय ने गर्दन हिलाकर उसकी बातों से सहमति जताई। आशा को जब यह बात पता चली तो वह बहुत खुश हुई। चलो कुछ दिन तो बुढ़े बुढ़ी से छुटकारा मिलेगा, आज़ादी से रहूँगी। जींस टॉप पहने भी तो कितने दिन हो गए मुझे। 4-5 दिन में रामनाथ ने सारी भैंसें बेच दी और गायें गौशाला में दान कर दी। पत्नी को साथ लेकर रामनाथ घर से निकल गया। इधर आशा पूरी आज़ादी से गुलछर्रे उड़ाने लगी। जींस टी शर्ट में पूरे गांव में घूमती। सर पर पल्लू तो छोड़ो, दुपट्टा तक नहीं रखती। उसे देख लोग कहते रामनाथ की बहू है, सास ससुर तीर्थ गए, पीछे से मौज कर रही है। कुछ दिन बाद एक दिन अचानक एक फॉर्च्यूनर कार उनके गेट पर आकर रुकी। उस वक्त दोनों मकान के बाहर लगे झूले में बैठकर मस्ती कर रहे थे। फॉर्च्यूनर का गेट खोल एक वृद्ध नीचे उतरे। ऊंचा लंबा कद, जगमगाते सफ़ेद कपड़े, सर पर सफ़ेद पगड़ी और पैरों में जोधपुरी जूतियाँ। दूर से किसी मारवाड़ी सेठ साहूकार की तरह नजर आ रहे थे। दोनों झूले से उतरकर उनके नज़दीक आए तो उनकी आंखें चकरा गई। अरे ये तो पिताजी हैं, अजय आशा की तरफ देखकर बोला। दोनों ने रामनाथ को प्रणाम किया। रामनाथ बोला, बहू तुम्हें मेरे कपड़ों से बहुत शिकायत थी न, देखो मैंने नए कपड़े ले लिए। फिर जेब से एक चाबी का गुच्छा निकालकर आशा को देते हुए कहा कि तुम्हें इस मकान की हर चीज़ गंवारों सी लगती थी न, ये लो मैंने तुम्हारे लिए एक आलीशान मकान खरीदा है। तुम्हारा हर दूसरे दिन शहर जाने का चक्कर ही ख़त्म कर दिया। ये मकान शहर में ही है, अब तुम आराम से वहाँ ही रहना। वहाँ न तुम्हें गाय भैंस के गोबर मूत्र की बदबू आएगी और न ही खेतों के खाद की। फिर गाड़ी से एक सूटकेस निकालकर अजय को देते हुए कहा कि इसमें पूरे 10 लाख रुपए हैं, इनसे शहर में कोई भी काम कर लेना। अजय और आशा दोनों आश्चर्य से आंखें फाड़कर रामनाथ को देख रहे थे। अजय ने हड़बड़ा कर पूछा, और ये फॉर्च्यूनर? रामनाथ हंसकर बोला, एक दिन तेरी माँ ने बहू के दहेज की कार पर अपने धोए हुए कपड़े सुखा दिए थे, तो बहू ने उठाकर बाहर मिट्टी में फेंक दिए थे। उस दिन तेरी माँ बहुत रोई थी।
ये फॉर्च्यूनर तेरी माँ के कपड़े सुखाने के लिए है। अजय हकलाते हुए बोला, लेकिन पिताजी इतना पैसा कहाँ से? रामनाथ मुस्कुरा कर बोला, बेटा खेतों में काम करने की अब मेरी हिम्मत नहीं रही। तुम खेतों का काम करना नहीं चाहते। मैंने 10 बीघा ज़मीन रखकर बाकी सारी ज़मीन बेच दी। तभी एक ट्रक वहाँ आकर रुका। रामनाथ बोले, अब जल्दी से अपनी पत्नी और इसके बाप का दिया दहेज समेटो और अपने घर में जाओ। बची हुई ज़मीन में गौशाला बनाकर हम दोनों बाकी बची ज़िंदगी गौ माता की सेवा में गुजारेंगे। यह ट्रक आ गया है, अपना सामान समेट कर निकल जाओ। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे चुका हूँ, अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। दोनों रामनाथ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे, लेकिन रामनाथ अपने फैसले पर अड़िग थे। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, पसंद नहीं आई तो कमेंट कर मुझे कमी ज़रूर बताएं, ताकि आगामी कहानियों में मैं सुधार कर सकूं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं रोज़ सुबह आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।